आपको लगता है इंडिया जो है वो कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए रेडी है? कि बहुत बड़ा मार्केट है, अब तक अनटच मार्केट है। इंडिया में हर एक स्टेट एक एक कमोडिटी के लिए जाना जाता है। इसके अंदर ऐसा भी होता है कि कुछ रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे बड़ा अगर मेरे को रिस्क जो लगता है वो है ओवर लिवरेजिंग। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर दिस मार्केट? 3 साल पहले हल्दी करीबन 5-6 हजार रुपए का भाव ट्रेड करती थी एनसीडीएक्स पे, आज करीबन 14 हजार का भाव है। क्या बात कर रहे हो? एग्री कमोडिटी इंडिया के नस नस में बसा हुआ है। Welcome to this episode of NCDEX IPFT's podcast series Commodity Derivatives Road: Rise, Opportunities, Achievements and Developments. In this series, we dive into all aspects of commodity derivatives because after all, commodity derivatives सरल है, सही है. Today's guest is Mr. Ajay Kedia, founder and director of Kedia Capital Services Private Limited. A commerce graduate from Mumbai University, he brings over 15 years of rich experience in the commodity markets and is recognized for his dynamism and sharp execution. Known as the driving force behind Kedia's acclaimed research team, Mr. Kedia combines technical and fundamental insights to power the firm's personalized, research-based advisory services. His expertise helps investors spot unique market opportunities, and his precise analysis have earned him the Zee Business Market Excellence Award. With a strong presence in media, from TV channels like Zee Business and CNBC Awaaz to publications such as The Economic Times, Mr. Kedia is a sought-after voice on market trends. We are excited to welcome him and hear his insights today. Sir, welcome to the podcast firstly. धन्यवाद। एंड ये तो हमें पता लग गया कि आप प्रोफेशनल हैं पॉडकास्टिंग में और सबको एडवाइस देने में या सबको बताने में, समझाने में कि कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कैसे करना और कमोडिटीज़ के साथ ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो मेजरली स्पाइसेस के अराउंड रहेगा। स्पाइसेस में कैसे इन्वेस्ट करें, स्पाइसेस से कैसे इन्फ्लेशन बीट करें। तो सर पहले बताइए कि कैसा रहता है आपका दिन जब आप कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। आपकी कंपनी में आपकी रोजमर्रा का दिन कैसा होता है? सबसे पहले तो नमस्कार और मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिन कैसे स्टार्ट हो तो मेरा दिन सुबह 4:30 बजे चालू होता है और 4:30 से लोग बोलते हैं कि आपको भगवान ने 24 घंटा दिया है, बट मुझे 26 घंटा दिया है कि 2 घंटा जो है वो सुबह मेरी रिसर्च पे जाता है। लोगों को ये लगता है कि रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन रिसर्च करना बिल्कुल से डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, जब हम कमोडिटी की बात करें, आप ये सोचिए सुबह उठकर सबसे पहले आप क्या करते हैं? चाय पीते हैं। चाय क्या है? कमोडिटी। रात को सोने से पहले हम सोने से पहले दूध लेते हैं। दूध क्या है? कमोडिटी। चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सब में कमोडिटी की तो बात है। तो मुझे सुबह के जो 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ मिलना बहुत आसान है। मैं गलती से नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि सही में कमोडिटी में मेरा चयन जो हुआ 25 साल पहले वो बहुत ही अच्छा हुआ। क्योंकि अगर मैं इक्विटी में रिसर्च में जाता तो मुझे पीएचडी करना पड़ता, मुझे बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती, मुझे देखना पड़ता था कौन सा रेशियो है, वो बहुत कम समझ में आता। लेकिन कमोडिटी बहुत आसान है। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं देखता हूँ ग्लोबल मार्केट में क्या है, वेदर। आज जब आप कोई भी एग्री कमोडिटी में बात करें, ट्रेड करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बारिश। आज सुबह उठकर आप देखोगे कि बारिश आ रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्री कमोडिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ में जियोपॉलिटिकल, तो देखो डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद तो ये हमारा रूटीन बन चुका है, बट साथ में हम देखें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, साथ में अराइवल्स क्या है, मंडियों का हालचाल क्या है। तो ये नॉर्मल चीज़ें ही अगर मैं देखता हूँ तो मेरा दिन वहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो सर इंडिया की अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो आपने बात करी थी। वो दुनिया में इतने टैरिफ्स और ये कभी 25%, कभी 30%, कभी 130%, वो सब तो चल ही रहा है। बाकी अगर इंडिया की बात करें तो आपको लगता है इंडिया जो है वो कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए रेडी है? इंडिया कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्टेड है। आज आप देखिए, हर एक कंट्री अपनी एक कमोडिटी के लिए पेक्युलरिटी रखती है, लेकिन इंडिया में हर एक स्टेट एक एक कमोडिटी के लिए जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जूट या पैडी की बात कर ले। अब वहाँ से उठकर हम गुजरात पे आते हैं तो गुजरात में आप मसाले का किंग है, जैसे हम वहाँ पे जीरा, धनिया। वैसे हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी कमोडिटीज़ है। और ख़ास करके गुजरात, राजस्थान, एमपी, इसको तो अगर आप गूगल करोगे तो पता चलेगा ये मसाले का कटोरा बोला जाता है। अच्छा। क्योंकि राजस्थान में काफ़ी मसाले उगते हैं और एमपी में। तो ये जो गढ़ है, मतलब एक एक स्टेट जो है इंडिया में, वो सब मसाला। इवन अगर हम देखते हैं तो सिल्क रूट की बात है, तब हम क्या करते थे? हम कमोडिटी एक्सपोर्ट करते थे। तो इंडिया में कमोडिटी का ट्रेड करना ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, नई चीज ये है कि पहले हम फिजिकल करते थे, आज भी कर ही रहे हैं, बट अब डिजिटल युग है
तो डिजिटल में थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, बट जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि जो हम फिजिकल कर रहे हैं वो अब डिजिटल भी कर सकते हैं, तो जुड़ाव बढ़ रहा है। तो ये चीज का प्रचार कह लें, या कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस बात को कि यार जो पहले हम हाथ से हाथ ट्रेडिंग करते थे वो हम डिजिटली भी कर सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज है कमोडिटी में ट्रेडिंग करना जो कि मार्केट की तरह ही है, बस उसको समझना थोड़ा जरूरी है। ये कैसे लोगों तक पहुंचाएं ये बात, क्योंकि अभी हम भी जैसे पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग है। मैं दोनों चीज पे आता हूँ। सबसे पहले प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। आज आप समझिए, जब यूज केस क्रिएट होता है तो पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे आज से 5 साल पहले कोविड में ही मुझे वॉकिंग करना सीखने मिला कि कोविड के बाद हेल्थ पे ध्यान दे। तो वॉकिंग करने जाता था तो मैं कैश लेके जाता था और हर ट्रांजेक्शन के लिए मैं पैसा देता था और ट्रेड करता था। लेकिन जैसे ही यूपीआई का चलन आया तो आज मैं मॉर्निंग में वॉक करने जा रहा हूँ तो मुझे कैश की जरूरत ही नहीं है, खाली स्कैन किया। और जब ये सहूलियत मुझे मिलने लग गई तो मुझे पता चला कि यस, डिजिटल जाना अच्छा है। सिमिलरली एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें तो एग्री कमोडिटी इंडिया के नस नस में बसा हुआ है, हर कोने में एक एक कमोडिटी है। अब आज की डेट में जो व्यापारी वर्ग है या कॉर्पोरेट वर्ग है, ये क्या कर रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं और अपनी पसंद की चीजें ले। लेकिन अगर हम देखते हैं कि डिजिटल माध्यम से आज एक्सचेंज बन चुका है। एक्सचेंज का पहला हम पॉइंट क्या बोल सकते हैं, प्राइस डिस्कवरी। तो आज आप देखिए, जब एक मंडी में जाते हैं तो वहां के 50-100 किलोमीटर के जितने भी व्यापारी उसमें जुड़ते हैं। लेकिन जब एक्सचेंज पे आते हैं तो एक्सचेंज पे आने से बेनिफिट है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सब उसको देख सकते हैं, तो एक प्राइस मिल जाता है। सेकंड, एक्सचेंज का ब्यूटी ये है कि अगर मैं जो स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ तो एक्सचेंज मेक श्योर करता है वही स्पेसिफिकेशन मेरे पास माल आए। थर्ड आता है कि यहाँ पे ट्रेड सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम फिजिकल में ट्रेड करते हैं तो बहुत बार देखते हैं भाव में तेजी मंदी हो जाती है या स्पेसिफिकेशन में, तो वहाँ पे ट्रेड रुक जाता है या ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। उस ट्रस्ट को मेंटेन करने का काम एक्सचेंज करती है। तो जैसे जैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट है। मैं मेरी डॉटर के साथ जब भी आइसक्रीम खाने जाता हूँ तो एक अच्छी कंपनी है, वो सबसे पहले क्या करती है, टेस्ट कराती है। टेस्ट करने के बाद मुझे पता है हाँ यार ये आइसक्रीम अच्छी है। तो सिमिलरली जब जितने भी कॉर्पोरेट है या हम उसको बोलते हैं वीसीपी, वैल्यू चेन पार्टिसिपेट, आज फार्मर है, उनको एक्सचेंज का बेनिफिट नहीं पता, तो उनके पास जैसे से हम जाके एफपीओ के बताएंगे और उनको एक ट्रेड करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि यस ये ट्रेड तो बहुत आसान है, और फिर धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सर, अभी आपने ये जवाब में या इस वार्तालाप में आपने एफपीओ एक नाम लिया। बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद पता ही ना हो कि एफपीओ क्या है। थोड़ा सा आप प्लीज एक बार बताइए ना, एफपीओ का थोड़ा विस्तार में अगर आप बता पाए कि एफपीओ ये है और इसके साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको ये फायदे हो सकते हैं। हाँ, बचपन में हम जब दूरदर्शन देखते थे तो वहाँ पे एक कहानी आती थी जिसमें बोलते थे एक और अनेक। तो उसमें बार बार बताते एक जैसे लकड़ी टूट सकती है, अनेक है तो नहीं टूटेगी। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम बोल सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि हम एफपीओ का गठन करें। एफपीओ कुछ बड़ी चीज नहीं है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे एक फार्मर क्या होता है, सपोज करो 200-500 किलो अगर कोई अनाज उगाता है, अब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है मार्केट में बार्गेन करना, मार्केट में कोई भी चीजों को लेना करना। तो इस चीज को गवर्नमेंट ने देखा और इसको सपोर्ट करने की कोशिश की है। अब सारे फार्मर्स अगर एक साथ आ जाए पर्टिकुलर लोकेशन के, पर्टिकुलर कमोडिटी के, तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। अब उससे उनको चाहे एग्री इनपुट्स लेना है तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी हुई है, अगर उनको अपने एग्री इनपुट्स बेचना है तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी हुई है। और इसी को देखते हुए हमने देखा गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, एक्सचेंज भी सपोर्ट कर रही है, ताकि उनके लिए एक अच्छा सुगम प्लेटफॉर्म बन जाए और वो ट्रेड अच्छे से कर पाए, अपने जो प्रोड्यूस्ड है उनको अच्छे से वो एक्सचेंज पे ला सके। सर, अभी तक तो जो हम बात कर रहे थे सारी एडवांटेजेस, बहुत अच्छा, जो भी सुन रहा होगा सबको लग रहा होगा कि अरे इससे बेहतर तो कोई चीज है नहीं। बट इसके अंदर ऐसा भी होता है कि कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एक ऐसा जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ अगर इसको सही तरीके से कदम नहीं उठाया तो यहाँ पे ये छोटा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। देखिए, अगर हम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो देखिए, कोई भी जब हम बिजनेस करें या रिस्क तो इन्वॉल्व है। आज आप और मैं इधर बैठे हैं, रिस्क इन्वॉल्व है। आज सुबह ही हमने देखा 8.7 रिक्टर स्केल का एक भूकंप आया, तो रिस्क तो सब जगह पे, बट एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क और एक होता है मार्केट रिस्क, हम बोल सकते हैं। तो जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे सबसे बड़ा अगर मेरे को रिस्क जो लगता है वो है ओवर लिवरेजिंग। लोगों को जैसे गाड़ी चला रहे हैं
तो उनको पता ही नहीं चलता कि कब हमारी गाड़ी 100 से 120 पे चलेगी, 150 पे चलेगी। तो वैसे ही जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो मैंने अब तक मेरे एक्सपीरियंस में देखा है तो ओवर लिवरेजिंग। तो वहाँ पे अगर कोई कंट्रोल रख पाए अच्छे से और सिस्टम बने हुए, एक्सचेंज के ऊपर अच्छे मैकेनिज्म बने हुए, मार्जिन सिस्टम बना हुआ है, तो वहाँ पे कंट्रोल्स बने हुए, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर लिवरेजिंग वाला जो कंसर्न है वो एक बड़ा कंसर्न मुझे दिखाई देता है। एक ऐसे टर्म के बारे में बात करूंगा, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। ये एग्जैक्टली क्या होता है? आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जिसको बनाया गया या जिसको लाया गया ताकि रिस्क जो है वो और कम हो सके, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा आप एक बार बताइए, जिससे अगर जो थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व भी है उससे लोगों को पता चल जाए कि ये जो है रिस्क इससे कम हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन वर्ड को आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि बहुत बार जब मैं ऑप्शन बोलता हूं तो सब इक्विटी की तरफ घूम जाते हैं। अरे ऑप्शन हमने देखा है, मतलब ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप इसको इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आज आपने गाड़ी ली, गाड़ी लेते ही आपको सबसे बड़ा रिस्क क्या लगता है? कल को अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या लिखा है कि साल भर के अंदर अगर आपकी गाड़ी को खरोच तक आ जाए तब आपको इंश्योरेंस कंपनी उसको रिइंबर्स करके देगी। उसके लिए आपने एक प्रीमियम पे किया, ठीक है। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपकी 20 लाख की गाड़ी है और 20 लाख की गाड़ी के लिए आपने 20,000 रुपया प्रीमियम भरा, साल भर आपकी गाड़ी को खरोच नहीं लगा तो 20,000 रुपये आपके डूबे। तो अब 20,000 रुपये डूबे तो आप खुश हो या दुखी हो? मैं तो खुशी होगा कि मेरा जो बड़ा खर्चा था वो बच गया एक तरीके से। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जब इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी कॉर्पोरेट लेता है अपनी गाड़ी का, मशीनरी का, घर का, या कोई भी अगर इंश्योरेंस लेता है तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि मेरी गाड़ी, मेरी फैक्ट्री या मेरी लाइफ सिक्योर्ड रहे। और उसका जो प्रीमियम पे करते हैं, अगर वो चले भी जाता है तब भी हम खुश होते हैं, जैसे मेडिकल के केस। एग्जैक्टली। इसी चीज को हम लेते हैं ऑप्शंस, जो हम एग्री पे कर रहे हैं। आज फार्मर है, फार्मर दिखता है कि मुझे अक्टूबर में लेट से सोयाबीन उगाना है, या हम मसाले की बात कर रहे हैं क्योंकि मसाले का भी सोइंग का पेड़ आ रहा है। जीरे का भाव इस वक्त करीबन 20,000 के करीब है। फार्मर सोचता है कि मैं जीरा उगाऊंगा और जब जीरे की फसल मार्च में आएगी तो मुझे 20,000 रुपये मिलेगा। बट यहाँ पे एक रिस्क है, वेदर का रिस्क है, ठीक है, मौसम का रिस्क हो ही जाता है। कभी हम बाढ़ आते हुए दिखते हैं, कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, ऐसे रिस्क रहते ही है। अब फार्मर बेचारा मेहनत करता है, 90 दिन की क्रॉप होती है, बट उसके बाद अगर भाव 20,000 की जगह 17,000 आ जाए तो बहुत तकलीफ होगी। तो इसकी इंश्योरेंस निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। एक कि क्रॉप पॉलिसी निकाल लीजिए। दूसरा, एक्सचेंज के ऊपर अब ऑप्शन ऑन फ्यूचर आ चुका है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर आपको लगता है कि 20,000 मेरा प्राइस है तो फार्मर 20,000 का पुट ले सकता है। पुट लेना मतलब हम बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस लेना एक तरह से। तेजी लगती है तो कोई कॉल लेता है, मंदी लगती है तो पुट लेते हैं। तो फार्मर को अपना माल बेचना है 20,000 में, तो फार्मर सोचता है कि मेरा प्रोडक्शन 20,000 में बिकेगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो फार्मर क्या करेगा, 20,000 का पुट ले लेगा। अच्छा, अब 3 महीने के बाद भाव या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मार्केट डायनामिक्स। क्योंकि कोई भी आदमी सोचता है ना मैं प्राइस को मूव कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो डिमांड सप्लाई पे चलता है। अब हम मान के चलते हैं कि फार्मर के प्राइस, जीरे के प्राइस नीचे आ जाते हैं 20,000 से 18, तो फार्मर को नुकसान होगा। बिल्कुल, फिजिकल में आपका माल 20,000 की जगह पे 18 में आ रहा है। लेकिन अगर आपने ये इंश्योरेंस लिया होता, मतलब पुट लिया होता, तो होता क्या कि आपकी प्रोडक्शन की वैल्यू, मतलब जीरे की वैल्यू अगर टूटा भी है तो पुट में आपको उसका पैसा मिलेगा। मतलब 20 का 20 मिलेगा ही मिलेगा। 20 का 20 मिलेगा, मतलब आपको फिजिकल में 18,000 मिलेगा, लेकिन एक्सचेंज से जो 2,000 रुपए का जो गैप है वो एक्सचेंज से आपको मिलेगा। अच्छा, तो इस तरीके से फार्मर अपने आप को इंश्योरेंस करता है। ऐसे ही कोई कॉर्पोरेट है, वो बोलता है कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, मुझे जीरा एक्सपोर्ट करना है, बट जीरा मिलना भी तो चाहिए। बिल्कुल। अब उसको ये नहीं पता कि आज 20,000 से जीरा नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे वो कॉल ले सकता है। कॉल लेना मतलब हम परचेज कर रहे हैं, मतलब हमको तेजी लग रही है, तो 20,000 में वो जीरा लेगा। ठीक है। अब 3 महीने के बाद 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जो भी एक्सपोर्टर, उसको करना क्या है, उसका पहला एम है कि मैं प्रोडक्शन माल लूं ताकि मैं प्रोसेस करके आगे एक्सपोर्ट कर पाऊं। तो 20,000 का जब वो कॉल ले लेता है, इनके मार्केट में गिरावट आती है तो वो फिजिकल मार्केट में जाकर 18,000 में ले ले। तो 20 की जगह पे क्या हुआ, उसको 18 में मिल गया, लेकिन उसके लिए खाली उसको 1% का एक इंश्योरेंस कॉस्ट देना पड़ता है। हाँ। अगर वो नहीं करेगा
तो डेफिनेटली आप वो बोलोगे कि मेरे को 18 में मिल रहा है, लेकिन हम्म। आप ये सोचिए अगर 20 की जगह 22 हो जाएगा तो आपको 2,000 रुपए ज्यादा देना पड़ता था। लेकिन अगर आपने कॉल ले रखा है तो आपको 22 देने की जरूरत नहीं, आपका कमिटमेंट 20 पे ही है। तो कॉल एक्सपोर्टर के लिए बेनिफिशियल है हाँ। कि जब भी उसको कोई प्राइस में माल लेना है वो प्राइस एक्सचेंज पे वो फिक्स कर सकता है। फार्मर अपने प्रोडक्शंस को इंश्योर कर सकता है पुट लेकर। तो सर बाय चांस अब जैसे पुट में आपने बताया कि अगर वो 20 से 18 हो जाता है तो भी उसके पास 20 ही रहेगा, बट सर अगर बाय चांस 20 से वो 22 हो जाता है और उसने पुट 20 का ले रखा है, तब उस सिचुएशन में क्या होता है? लालच मत कीजिए। देखिए आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट हाँ। जब किया था तब आपने क्या बोला था, मेरा माल 20 में बिकना चाहिए। अच्छा, तो अब आप चेंज कर रहे हो, आप बोल रहे हो अब ये 22 हो रहा है। अगर आपको 22 लग रहा था तो आप 22 का पुट लेते। अच्छा, आप समझे? तो कभी भी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी तो हम बोलते हैं लिखा पढ़ी करके काम कीजिए। हाँ। तो आपने क्या बताया कि मेरे को मेरा माल 20 में बिकना चाहिए। अच्छा, फिर भी आप सोचिए अगर समझो 22 हो गया, उसमें भी फायदा है आपका। कैसे? आपका कॉस्ट जो लगेगा वो क्या लगेगा, प्रीमियम का कॉस्ट, आप उसको काट दीजिए और फिजिकल में जो आपके पास जीरा पड़ा है अब 20 नहीं अब 22 में बेचिए। तो कहने का मतलब है नीचे जाएगा तब भी आपकी जीत है और ऊपर गया तब भी आपकी जीत है। आप खाली क्या करना है, पुट जो आपने बेचा है उसको काट दीजिए और काट के जो फिजिकल मार्केट है वो 22 में बेच दीजिए। अंडरस्टूड। तो सर एक बात बताइए कि जिसने आज तक ये नहीं किया, जिसने आज तक ट्रेडिंग नहीं करी, जिसने आज तक ऐसा इन्वेस्ट नहीं किया, कोई फर्स्ट टाइम अगर ये करना चाह रहा है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वो अपने माइंड में रखे और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका वो ख्याल रखे कि भाई अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे ये 4 एरियाज हैं व्हिच आई शुड बी वेरी वेल वर्स्ड अबाउट। जब अभी हम निवेश करते हैं सबसे पहले आपको ये देखना है, कोई भी जो ब्रोकर के पास पहले जाइए आप और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाकर आपको एक अकाउंट खुलवाना है। ओके। क्योंकि वहां से ही आपकी एक पहला हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। तो पहला आपका एक सेबी रजिस्टर के साथ आपको अकाउंट खोलना है। सेकंड है आपको ओवर लिवरेजिंग कभी नहीं करनी है। आपको ब्रोकर हर तरीके से मार्केट के बारे में बताएगा। सेकेंडली जो आपके ट्रेड है, अगर आप फार्मर है तो आपको पहले समझना है कि मुझे रिस्क कहाँ पे है और जो आपका रिस्क है उसी की पोजीशन ब्रोकर आपको मदद करके ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, मार्जिन, क्योंकि कभी भी जब हम एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो आपके टोटल ट्रेड वैल्यू का एक मार्जिन आपको पे करना पड़ता है अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन में तो प्रीमियम देके ही काम करना है। अच्छा, अंडरस्टूड। तो सर और अगर बिना ब्रोकर के कर सकते हैं या ब्रोकर के साथ ब्रोकर के थ्रू ही करना होता है? बिल्कुल, जैसे आज इलेक्ट्रिसिटी घर पे आपकी आती है तो हम एमएससीबी के पास डायरेक्ट नहीं जाते, उनके कुछ एजेंट्स रहते हैं। तो वैसे ही एक्सचेंज ने अपने रेगुलेटेड सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स बना रखे। तो आपको नियर बाय, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके नियर बाय में जो ब्रोकर्स है या उनके बिजनेस पार्टनर्स है उनके पास आप कनेक्ट करके आपका अकाउंट खोलकर ट्रेड कर सकते हैं। सर अभी जैसे ये पॉडकास्ट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट जब एक बारी आउट हो गया, कहीं एक टियर 3 सिटी, टियर 2 सिटी गांव में बैठ के एक फार्मर जो है वो आपका ये पॉडकास्ट सुन रहा है और जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस तक ये बात पहुंच रही है। थोड़ा वो समझ रहा है, थोड़ा उसको नहीं समझ में आ रहा। तो उसके लिए अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? उसको ये समझ में आ गया कि ये जो है फायदे की चीज है, ये जो है फार्मर के फायदे की चीज है, ये जो है फ्यूचर यहीं से आगे बढ़ने वाला है, उसका ये पॉडकास्ट सुनते ही अगला कदम क्या होना चाहिए? इसी चीज को भापते हुए एक्सचेंज ने और सेबी ने काफी अलग अलग स्टेप्स बना रखे हैं जो उनके इस ट्रेड को या इस उलझन को सीधा कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो पॉडकास्ट तो ही है, साथ में इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशंस भी होते रहते हैं। आपको सबसे पहले सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाना है, नहीं तो एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहाँ पे आपको कनेक्ट मिल जाएंगे। आप एक्सचेंज में फ़ोन कीजिए या सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास आप जाइए। हर सिटी में सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अवेलेबल है। और उनके पास जाकर पहला है आपका अकाउंट खोलना है आपको, एंड सेकंड, एक बार अकाउंट खुल गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो आप कोई भी कमोडिटी जब आप उगा रहे हैं, हार्वेस्ट करने वाले हैं आगे जाकर, उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन आप ब्रोकर से या एक्सचेंज से ले सकते हैं। तो नॉर्मली सर जब कोई पहली बार मार्केट एंटर करता है, ऐसी कौन सी कुछ गलतियां हैं जो, क्योंकि उसको शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है, वो गलतियां वो कर देता है जो करने से उसको बचना चाहिए? तो ये तो सेम है, जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था तो मेरे पिताजी ने कहा था
बेटा गाड़ी चलाना है लेकिन स्पीड कंट्रोल में रखो। तो सिमिलरली जब हम कभी भी ये फर्स्ट स्टेप एग्री के अंदर करते हैं तो पहले तो एग्री का मिजाज हमें समझना है अगर कोई ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। सेकंड है ओवर लिवरेजिंग, जो मैंने अभी पहले भी बताया था जी। ओवर लिवरेजिंग से बचिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम आवेश में आकर हम बहुत, क्योंकि जब मार्जिन ट्रेडिंग होती है तो उसका मतलब ये है कि आपको 100% नहीं देना है, आपको मात्र 15-20% मार्जिन देकर, हालांकि मार्जिन 10-12% ही होता है, आप मार्जिन देकर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे समय में आपको काबू रखना है, आपका जो ओवर लिवरेजिंग नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उस पर आपको ध्यान देना। तो सर ओवर लिवरेजिंग एक ऐसा शब्द है जो आई थिंक इस पॉडकास्ट में 3-4 बारी इस्तेमाल हो गया है। अगर आप एकदम ही लेमैन टर्म्स में समझाना चाहें तो वो ओवर लेवरेजिंग को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? देखिए, कभी भी जब हम ट्रेड करते हैं तो जनरली फिजिकल मार्केट में मैंने आपको 100 रुपया दिया, आप मेरे को 100 रुपए की वैल्यू देते हो, बराबर है। तो ये होता है 100% मार्जिन, हम 100% पैसा देकर काम करते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर मार्केट पे आते हैं तो कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है जहाँ पे उसको मार्जिन मनी देकर अपना वर्किंग कैपिटल बचा सकता है। तब होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू समझो 100 रुपया है तो आपको खाली 20 रुपया देना है और 20 रुपए देकर वो कमोडिटी को आप बुक कर सकते हैं। तो बहुत बार लोगों की गलती क्या होती है, उन्हें लगता है कि मार्केट में तेजी आने वाली है तो 20 रुपए ही लग रहा है, तो वो ओवर लिवरेज करके 100 की जगह पे 300-400 पोजीशंस बना लेते हैं। तो इस चीज से बचना चाहिए और मार्जिन देकर अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसे कुछ अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल रहते हैं लोगों के पास, लेकिन अगर आप एक्सचेंज से कर रहे हैं तो एक्सचेंज इस चीज का मेक श्योर करता है, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई बड़ी तेजी मंदी, देखिए तेजी मंदी जो आती है वो डिमांड सप्लाई के तौर पे आती है। तो एक्सचेंज को अगर कहीं पे भी लगता है या रेगुलेटर को ऐसा लगता है तो वो मार्जिन बढ़ा भी देती है, घटा भी देती है आपकी सेफ्टी के लिए। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है ओवर लिवरेज ट्रेड नहीं करना है। सर आपने अभी जैसे 20 से 25 साल जो है आपने इस इंडस्ट्री को, इस फील्ड को, मार्केट को दिए हैं, आपने इतना स्टडी किया है, मार्केट अभी जहां पर है उसके बारे में तो आपने हमें सब कुछ बताया। आपको ऐसा क्या लगता है कि व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर दिस मार्केट? आगे जाके इस मार्केट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो और आ सकती हैं जिससे ये मार्केट और बेनिफिशियल हो जाए फार्मर्स के लिए या लोगों के लिए जो इसमें ट्रेड करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी भी कमोडिटी को एज ए इन्वेस्टमेंट हमने कभी देखा ही नहीं है। आज भी अगर जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में आएगा कि इक्विटी में डाल दे, म्यूचुअल फंड में डाल दे या एफडी में डाल दे, लेकिन कमोडिटी एज ए इन्वेस्टमेंट अब तक किसी ने सोचा ही नहीं है। आज आप देखिए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाते हैं? लगाने का सबसे बड़ा कारण है कि मुझे इन्फ्लेशन बीट करना है, बराबर। लेकिन इन्फ्लेशन होता किससे है? चीजें महंगी होती है तभी तो इन्फ्लेशन होगा। तो आज जब आपको पता है कि चने के भाव बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन होगा, तो बेटर हम क्या कर रहे हैं, हम एफडी में, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं और बोलते हैं हम इन्फ्लेशन को बीट करें। इससे बेटर है आप चना ले लीजिए। उदाहरण के तौर पे हल्दी का भाव मैं बताता हूँ। 3 साल पहले हल्दी करीबन 5-6 हजार रुपए का भाव ट्रेड करती थी एनसीडीएक्स पे। अच्छा, आज करीबन 14,000 का भाव है। क्या बात कर रहे हो? तो लोगों को ये पता है कि एफडी में ही पैसा डाल के डबल होता है या शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म में। आप सोना देख लीजिए, तो आज जैसे सोना सब डालते हैं वैसे ही हल्दी भी है। एग्री कमोडिटी के अंदर निवेश किया जा सकता है। तो पहला मुझे लगता है जो फ्यूचर है वो है माइंड चेंज, कि अब तक हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी को कभी एज ए इन्वेस्टमेंट देखा ही नहीं है। सेकंड है प्रोडक्ट वाइज, तो आज सबको इक्विटी के पीछे जाना है। इक्विटी में इंडेक्स है, इक्विटी में फ्यूचर्स है, इक्विटी में ऑप्शंस है। तो आज एग्री में भी हर चीज अवेलेबल है। आज एग्री के अंदर इंडेक्स अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर तो अवेलेबल है ही है, साथ में ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और बहुत जनों को दिक्कत क्या होती है, आज मैं आपसे बोलता हूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए देने वाला हूं, खाली बोल रहा हूं, दूंगा नहीं मैं आपको। तो 1 लाख रुपया मैं आपको दूंगा कैसे? तो आपको ये पता है कि मुझे कैश नहीं मिलेगा, मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको तकलीफ है। सिमिलरली अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप कोई पैसा डालते हो तो आपको पता है मेरे डीमैट में आ जाएगा। कोई ट्रांजेक्शन पहले जैसा नहीं है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 10 टन हल्दी देने वाला हूं, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मेरे घर के बाहर हल्दी का ट्रक लेके खड़ा हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप एग्री में ट्रेड करते तो आपके एक ट्रक भर के हल्दी आपके घर के सामने नहीं खड़े होने वाली है। उसके लिए वेयर हाउसिंग सिस्टम बनाए हुए हैं। और आप जैसे आपके पास पैसा अकाउंट में आएगा, सिमिलरली हल्दी भी आपके वेयर हाउस अकाउंट में जाएगी।
और आपको खाली एक मात्र पासबुक जैसे में अपडेट हो जाएगा कि मेरे पास हल्दी है। हाँ, समझ गया। तो पहले जो ट्रेड में अभी भी क्लैरिटी लोगों को नहीं है, जैसे से आएगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मार्केट है, अब तक अनटच मार्केट है इंडिया में, जहाँ पे आप एग्री में निवेश भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। जितना हम इक्विटीज में देख रहे हैं वैसा ट्रेड इसमें भी हो। तो सर, जैसे मार्केट के बारे में लोगों को इतने साल लगा के अवेयर कराया गया, म्यूचुअल फंड का ऐड हर, आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, कहीं देख रहे हो, हर 2 मिनट में म्यूचुअल फंड का एक ऐड आता ही आता है। तो ऐसा एग्री और कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में लोगों को और अवेयर कैसे करवाया जाएगा? मतलब आपको इस बारे में मालूम है, आपसे बात करके मुझे इस बारे में मालूम पता चल जाएगा, ये पॉडकास्ट अगर कुछ लोग देख रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा, बट ऐसे मास पूरे देश तक अगर ये बात पहुंचानी हो तो उसके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम कमोडिटी की जब बात करते हैं तो अब तक हमारे मन में ही नहीं है कि कमोडिटी एज ए एसेट क्लास है। आज हमारे काफी ऐसे अदर एसेट क्लास है जहां पे निवेश किया जा रहा है, लेकिन आज तक मैं तो सबको ये पूछता हूँ, आज तक आपके पास कोई हल्दी आकर बेचा नहीं है, इसलिए आपको पता भी नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी कि एग्री में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और जिस दिन आपके पास एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आकर ये बोलेगा कि सर आप हल्दी में निवेश कीजिए, हल्दी में फंडामेंटल मजबूत है और यहाँ से आपको 15-20% या जो भी मार्केट का वैल्यू है वो बता पाए, तो अभी भी मुझे लगता है कि इंडिया में एग्री में निवेश का भरपूर अपॉर्चुनिटीज है। बिकॉज अब तक हम कमोडिटी को कंजम्पशन के लिए लिया करते हैं, लेकिन जिस दिन आप निवेश के लिए लेने जाओगे उस दिन आपको रिटर्न भी बनेगा। सेकंड है, निवेश करेंगे तो अब आपके घर के सामने कोई ट्रक आके खड़ा नहीं होने वाला, आप आराम से डिमेट में डाल सकते हो और रिटर्न कर सकते हो। तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमोडिटी बनी हुई है, हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनी हुई है, और वैल्यू तो कमोडिटी में होती है। बिल्कुल। तो सर, एज वी कंक्लूड द पॉडकास्ट, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो आप अभी मार्केट में देखते हैं, कोई अगर अभी इन्वेस्ट करना चाह रहा हो तो कोई कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर आप बता पाए। देखिए, मैं जहां देखता हूं मुझे अपॉर्चुनिटी थी कमोडिटी में। जैसे आज सुबह अगर हम देखते हैं, मैंने न्यूज देखी कि राजस्थान में अलर्ट है बारिश का। अब बारिश आएगी, कोई ना कोई क्रॉप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। या सपोज हमने कल की न्यूज देखी थी कि इंडिया यूके के साथ ट्रेड डील कर लिया है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कमोडिटी में अपॉर्चुनिटी, तो मुझे हर जगह पे अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिखाई देती है। बट मसालों की अगर बात करें तो इंडिया वैसे भी मसालों का किंग है और अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल ही आती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कमोडिटी डेरिवेटिव सरल है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हो सकता है ये पॉडकास्ट सुन के कईयों की मदद हो, कई लोग निवेश करें और इस मार्केट को भी हम उतना ही बूम होते हुए देखें जितना हम म्यूचुअल फंड्स और हमारी जो रोजमर्रा की मार्केट जिसके बारे में हम बात करते हैं उसमें भी उतना बूम आए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। देखिए, जब भी हम निवेश करते हैं खास करके कमोडिटी में, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही आप निवेश करें। आप इसकी जानकारी एक्सचेंज की वेबसाइट पे, सेबी के वेबसाइट पे देख सकते हैं।